हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मोनिका बेस्ट और आज हम करेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है आपका, चुनाव किसे कहते हैं। तो देखो, लोकतंत्र व्यवस्था में जनता जिस विधि के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसका चुनाव करती है, उसे निर्वाचन या चुनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिनिधि से क्या तात्पर्य है। तो देखो, लोकतंत्र व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके, चयन करके संसद या विधानमंडल में भेजती है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्पष्ट कीजिए। तो देखो, प्राचीन यूनान नगर राज्यों में क्या होता था, कम जनसंख्या होने की वजह से जनता एक स्थान पर इकट्ठा होकर, एकत्र होकर, हाथ उठाकर रोजमर्रा के फैसले लेने में, सरकार चलाने में भाग लेती थी, और इसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखो, अब के टाइम पे, आधुनिक समय में ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली उन राष्ट्रों में जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, कि सारी जनता एक जगह पे इकट्ठा हो, हाथ उठाकर रोजमर्रा के फैसले ले और सरकार चलाने में मदद करे। तो देखो, इसी से बचने के लिए क्या व्यवस्था लाई गई है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और इसी व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, जो सबसे आगे वही जीते, प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो देखो, इसे बहुमत प्रणाली भी कहा जाता है, और ये बहुत सिंपल प्रणाली है। इसमें क्या होता है, जिस भी प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशियों से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, यानी उसे जीत मिल जाती है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी जीतता है, उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले, यानी कि 50% से ज्यादा मिले। अब देखो, सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है, मान के चलो एक रेस होने वाली है जिसमें A, B, C, D सब ने हिस्सा लिया है, और A जो है वो रेस को जीत जाता है। अब देखो, ये मैटर नहीं करता कि ए को कितना टाइम लगा रेस जीतने में, बस ये मैटर करता है कि ए सबसे आगे था, इसीलिए वो जीत गया, और इसीलिए इस प्रणाली का नाम ही है, जो सबसे आगे वही जीते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषता बताएं। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो देखो, भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को अपनाया गया है, और इसकी मुख्य विशेषता कई सारी है। सबसे पहला कि ये सबसे सिंपल है, बहुत आसान है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ना हो वो भी इसे आराम से समझ सकता है। दूसरा है कि मतदाता और प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, मतदाता जानता है कि वो किसको वोट दे रहा है। तीसरा है कि इसमें कम खर्च आता है। चौथा है कि फैसले इसमें जल्दी आ जाते हैं। पांचवा है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोकतंत्र सिद्धांत पर आधारित है, और लास्ट इसका पॉइंट है कि इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, बहुलवादी प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच में अंतर लिखिए। तो देखो, बहुलवादी प्रणाली की अगर मैं बात करूं, तो इस पद्धति में क्या होता है, सारे देश को छोटे छोटे भौगोलिक राजनीतिक इकाई में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या साधारण शब्दों में सीट कहा जाता है। वहीं अगर मैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, या तो ये भी होता है कि कभी कभी पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। बहुलवादी प्रणाली में हर निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। वहीं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। साथ ही साथ बहुलवादी प्रणाली में जो मतदाता होता है वो प्रत्याशी को वोट देता है। वहीं समानुपातिक प्रणाली में मतदाता जो होता है वो राजनीतिक दल को वोट देता है। बहुलवादी प्रणाली की बात करूं, तो राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात में अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है, और विजय प्रत्याशी के लिए ये जरूरी नहीं होता कि उसे 50% से अधिक वोट मिले, यानी कि मतों का बहुमत मिले। एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि किस देश में व्यवस्था अपनाई गई है, तो पहला एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम, और दूसरा एग्जाम्पल है भारत। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अगर बात की जाए, तो इसमें क्या होता है, हर राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात में ही विधायिका में सीटें हासिल होती है, और विजय उम्मीदवार के लिए जरूरी होता है कि उसे मतों का बहुमत हासिल हो। किस देश में व्यवस्था अपनाई गई है, उसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो इसका एग्जाम्पल है इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना और पुर्तगाल। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अंतर बताइए। तो देखो, पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि जब एक चुनाव क्षेत्र में अलग अलग जाति के उम्मीदवार खड़े होते हैं, और प्रत्येक मतदाता जो होता है वो अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देता है। जबकि आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मतलब होता है कि वोट तो सभी लोग देंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित की गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के समक्ष चुनौतियां लिखिए। तो देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बीच कई सारी चुनौतियां आ जाती है, जैसे कि जो प्रभावशाली पार्टी होती है या प्रत्याशी होते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए अत्यधिक धन का उपयोग करते हैं। एक तरीके से वो अपने पैसे का जोर दिखाते हैं। साथ ही साथ अपराधी रिकॉर्ड वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने प्रभाव के द्वारा टिकट लेने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी टिकट जो होती है वो पारिवारिक उत्तराधिकार के तौर पे बांटी जाती है। जैसे कि अगर किसी का पापा एमएलए है, तो उनके बेटे को टिकट मिल जाएगी, तो ये गलत है। साथ ही साथ महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। कभी कभी मतदाताओं को भड़काने के लिए सांप्रदायिकता का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें।
इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान लाने चाहिए। संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं के चुनाव के लिए विशेष प्रावधान हो। साथ ही साथ सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रणाली लागू की जानी चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के प्रयोग को तो प्रतिबंध करना ही करना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस कथन को समझते हुए चुनाव का लोकतंत्र में क्या महत्व है, समझाएं। तो देखो, हम इस कथन से पूरी तरीके से सहमत है कि चुनाव और लोकतंत्र जो है वो एक सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही यही होता है कि जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो, और चुनाव के माध्यम से जो नागरिक है, जो जनता है, अपनी इच्छा और अपेक्षाओं के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है, जो कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता हो। ये जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, वो ना सिर्फ जनता को अपनी सरकार चुनने का या सरकार बनाने का अवसर देती है, साथ ही साथ ये सरकार को जवाबदेही भी बनाती है। साथ ही साथ चुनाव जो होता है वो एक नियंत्रित अंतराल पर होता है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण रोकने और सत्ता परिवर्तन का सुगम मार्ग सुनिश्चित होता है। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, विभिन्न विचारधाराओं और नीतियों का मुकाबला होता है, जिससे समाज में विविधता और संतुलन बना रहता है। और अगर इन चीजों को कंक्लूड किया जाए तो कुल मिलाकर चुनाव जो होते हैं लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये नागरिकों की भागीदारी, सरकार की वैधता और नीतियों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है देश के सभी वयस्क नागरिक जो पागल ना हो, जिसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, उसे बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार होगा। भारत की अगर बात की जाए तो 18 वर्ष या उससे ज्यादा के जो भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी लिंग के हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कोई भी हो, सबको मत देने का समान अधिकार है। साथ ही साथ ये लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार को चुनने में और समान भागीदारी का अवसर प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही साथ इस अधिकार ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी पढ़ लेते हैं कि भारत में 1989 तक 21 वर्ष की आयु तक के नागरिक को वोट देने का अधिकार था, लेकिन 1989 में एक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा इस उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो देखो, अगर आपको याद करना है कि ये कौन से संशोधन के तहत किया गया था, तो ये 61वें संशोधन के तहत किया गया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। तो देखो, चुनाव आयोग के कई सारे कार्य हैं, जैसे मतदान सूची तैयार करना, चुनाव का संचालन करना, आचार संहिता जारी करना, यानी चुनाव से रिलेटेड जो कायदे कानून है उन्हें जारी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव की तिथि घोषित करना, और साथ ही साथ चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि की भी सीमा तय करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप सो आपको समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।